नमस्ते ट्रेडर्स, मैं शिवम मिश्रा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं फियरलेस ट्रेडर्स शिवम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो रहने वाला है ऑप्शन चेन एनालिसिस। इसमें मैं टोटल 4 या 5 पॉइंट्स कवर करने वाला हूं और मैं आपके सामने ऑप्शन चेन की एक अलग पिक्चर रखने वाला हूं। उसके बारे में मैं आपको एक अलग पिक्चर देने की कोशिश करूंगा, एक अलग नज़रिया देने की कोशिश करूंगा, जो आपको मार्केट को अच्छे तरीके से समझने में मदद करेगा। ठीक है, जब मैंने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो मैं भी ओआई डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता था। मैं काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड था कि हमें किस तरीके से मार्केट में दूसरे लोगों की पोजीशंस पता चल जाती है। तो उसको लेकर मैं ओआई डेटा को काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करता था, मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको सीखने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे जब मेरी चार्ट पर अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी, मतलब मुझे जो लेवल्स थे वो चार्ट पे दिखने लगे, मैं चार्ट को अच्छे तरीके से एनालाइज करने लगा, तो अब मैं ओआई डेटा पे बहुत ही ज़्यादा कम डिपेंडेंट रहता हूँ। मतलब मान लीजिए कभी कभार ऐसा होगा जब मैं ओआई डेटा को चेक कर लेता हूँ, वैसे मेरे कोई भी जो ट्रेड के डिसीजंस होते हैं, मतलब मुझे ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, वो ओआई पे बेस्ड नहीं होते हैं। तो देखिए, मैं पूरी तरीके से ना ही सही हूँ ना पूरी पूरी तरीके से गलत हूँ। तो मैं आपको जो ये लास्ट पॉइंट है हमें हमारा, जिसमें मैं आपको कंक्लूजन समझाने वाला हूँ कि आखिर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस है। अगर आप खाली ओआई डेटा को एकदम डिलिबरेटली फॉलो करते हो और ओआई डेटा को बिल्कुल नहीं फॉलो करते, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। चलिए मैं अब एक बार आपको पॉइंट्स बता देता हूँ कि आखिर हम किस किस पॉइंट्स के थ्रू ओआई और ये ऑप्शन चेन एनालिसिस को समझेंगे। पहले तो मैं ओपन इंटरेस्ट ओआई चेन एनालिसिस को बेसिक में डिस्कस करूंगा, जो मुझे लगता है आप सभी को लगभग पता ही होगा। उसके बाद हम पीसीआर के ऊपर बात करेंगे। पीसीआर को सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स माना जाता है, जो इससे डिराइव किया जाता है ओआई चेन एनालिसिस से, और जो आसानी से बता देता है कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ हो सकती है। उसके बाद ये जो थर्ड पॉइंट है वो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये हो सकता है मतलब इस पॉइंट से आपको सबसे ज़्यादा कुछ सीखने को मिले, वो है प्राइस एक्शन वर्सेस ओआई डेटा। यानी हमें चार्ट देखना चाहिए या ओआई डेटा देखना चाहिए। और लास्ट में जो ये पॉइंट है, इसमें मैं आपको एक बीच का तरीका बताऊंगा कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी मार्केट में तरीका सही या गलत नहीं हो सकता है। हो सकता है कोई एक ट्रेडर हो जो खाली ओआई देखता है और उसने अपने आप को इसमें मास्टर कर लिया, तो इससे वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, ये पॉसिबल है, तो ये गलत नहीं है। और कोई एक ऐसा ट्रेडर है जो ओआई के बारे में जानता तक नहीं है, वो केवल चार्ट देख के अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो भी ना गलत है ना सही है। इसलिए मार्केट में राइट या रॉन्ग नहीं होता, मार्केट में राइट वही है जो आपको पैसा बना के दे। तो चलिए मैं दोनों पर्सपेक्टिव डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये फियरलेस ट्रेडर शिवम का चैनल है। यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट में ऑप्शन बाइंग ओरिएंटेड बहुत सारी लर्निंग वीडियोस मिलेंगी, तो आप जाके उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही में ये शिवम मिश्रा टेलीग्राम चैनल है मेरा, जिसका नाम शिवम मिश्रा। इसका लिंक मिलेगा, आप उस लिंक से ज्वाइन करेगा, सर्च करके मत ज्वाइन करेगा, क्योंकि बहुत सारे स्पैम चैनल्स हैं जो आपको वहाँ पर दिखेंगे, उनको ज्वाइन नहीं करना। शिवम मिश्रा नाम है। और यहाँ पर आप देखेंगे मैं जो भी कॉन्सेप्ट वीडियोस में डिस्कस करता हूँ, उनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं यहाँ पर आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ, जो भी लाइव मार्केट में हो रहा होता है। तो अगर आपको अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करना है तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप मुझे पर्सनल मैसेजेस भी डाल सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हो सकता है 15 या 16 तारीख को आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है, तो उसके लिए आप ज़रूर वेट करेगा। मैं बस थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। चलिए, अब बेकार की बातें बहुत हो गई, हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। चलिए अब बेसिक को डिस्कस कर लेते हैं और ये समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट और ओआई चेन एनालिसिस क्या होता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। तो मान लीजिए कोई भी एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, यानी डेरिवेटिव ट्रेड किए जाते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में ऑप्शन बायर भी होंगे और ऑप्शन सेलर भी होंगे। तो जो ऑप्शन सेलर की ओपन पोजीशंस होती हैं, जो भी ऑप्शन सेलर हैं यानी जो ऑप्शन को सेल करते हैं, उनके जितने भी ओपन पोजीशन होती है, यानी जो ट्रेड उनके चल रहे होते हैं करंट में, उसी डेटा को हम ओआई डेटा कहते हैं। ओपन इंटरेस्ट डेटा उसे ही कहते हैं। इसमें बायर का कोई भी इंक्लूजन नहीं होता है। यानी ओआई डेटा बनाते समय केवल सेलर्स को प्रेफरेंस दी जाती है, इसमें बायर्स को बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि माना जाता है क्योंकि सेलिंग के लिए हमें मार्जिन ज़्यादा ज़रूरी होता है। खैर, इसको मैं पूरी तरीके से नहीं मानता हूँ, पर जो बिलीफ है मैं आपको वो बता देता हूँ। सेलिंग के लिए मार्जिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसीलिए जो सेलर सेल करता है उसको एक समझदार माना जाता है, उसको इंटेलिजेंट माना जाता है। वो उसे माना जाता है कि वो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेयर है, उसको पता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, क्योंकि उसके लिए जो रिस्क है वो रिस्क इन्फिनाइट है। देखिए, ऑप्शन बाइंग मैं करता हूँ, मान लीजिए 200 का कोई मैंने प्रीमियम बाई किया, तो मेरे टोटल 5,000 रुपये इसमें लगने वाले हैं। तो मेरा 5,000 से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता कभी भी, इतना गारंटी है। पर अगर वही मैं 200 का ऑप्शन सेल करता हूँ तो
थ्योरेटिकली वो 200 का ऑप्शन इन्फिनाइट का भी हो सकता है, यानी मेरे इन्फिनाइट पैसे का भी लॉस हो सकता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए हमें केवल सेलर्स की पोजीशन दिखाई जाती है और उसी को हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा आता कहाँ से है। अब देखिए ओपन इंटरेस्ट दोनों तरफ होता है। मान लीजिए ऐसे यहाँ पर बनाते हैं, ये कॉल है और ये पुट है। तो कॉल और पुट दोनों सेल कर किया जाते हैं, कुछ लोग पुट भी सेल करते हैं, कॉल भी सेल करते हैं। अच्छा मैं आपको इसका समझा देता हूँ। कॉल मतलब होता है अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा। कॉल का प्राइस बढ़ेगा तो मान लीजिए अगर आपका व्यू, मैं यहाँ पर एक टेबल बना के समझाता हूँ आपको। ये है आपका व्यू और ये है आप बायर और ये है सेलर। इस टेबल को समझने, मान लीजिए आपका व्यू अप है, यानी आपको लग रहा है मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप बायर हैं, तो आप क्या करेंगे, आप कॉल को बाई करेंगे, क्योंकि कॉल का प्रीमियम इंक्रीज होगा अगर मार्केट ऊपर जाता है। और अगर आप सेलर हैं तो आप पुट को शॉर्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट का प्रीमियम डिक्रीज होगा और इसीलिए आपने उसको शॉर्ट कर दिया, पुट को शॉर्ट करेंगे। और अगर आपका व्यू डाउन साइड की तरफ है तो आप यहाँ पर पुट को बाई करेंगे, यहाँ पे पुट बाई होगा और यहाँ पर कॉल को शॉर्ट किया जाएगा। तो ये समझना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि पुट बाई शॉर्ट कौन करता है। तो सेलर हमेशा उल्टा करता है, क्योंकि इसको प्रीमियम को डिक्रीज करना है, इसको वो प्रीमियम बेचना है जिसका डिक्रीज होने वाला हो। तो मार्केट ऊपर जाएगा तो वो पुट को शॉर्ट कर देगा, और मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो वो कॉल को शॉर्ट कर देगा। तो ये बायर और सेलर के बीच में डिफरेंस है यहाँ पर। तो जो ये हमने यहाँ पर लाइन बनाई थी, एक टेबल बनाई थी, मैं आपको टेबल में भी एग्जांपल दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकल। तो मान लीजिए कॉल या पुट का एग्जांपल है और यहाँ पर बीच में एक स्ट्राइक प्राइस लिखी हुई है। अभी एग्जांपल के लिए सिर्फ इतना मांग लेते हैं, ये 35,000 की स्ट्राइक प्राइस है और ये 34,000 की स्ट्राइक प्राइस है। बीच का बहुत सारे होते हैं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ अभी बस। यहाँ पे 35,000 की स्ट्राइक प्राइस है, 34,000 की स्ट्राइक प्राइस है। फिर यहाँ पर हमें बहुत सारे कॉलम देखने को मिलेंगे, पर जो दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो दो इंपॉर्टेंट कॉलम है। ये है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब कितना ओपन अभी पोजीशंस हैं, जो भी कॉल राइटर हैं उनके, जिन्होंने कॉल को बेचा है वो कितने ओपन पोजीशंस हैं, ये है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखने मिलेगा। और यहाँ पर हमें OI चेंज देखने को मिलेगा। ये इंट्राडे होता है, ये टोटल अमाउंट होता है, और ये इंट्राडे होता है, मतलब कि आज कितना OI में चेंज आया वो हमें इस कॉलम में देखने मिलेगा, यहाँ पर OI। और सिमिलरली पुट में भी हमें सेम चीज़ देखने मिलेगा कि यहाँ पर कितना OI का चेंज आया और अभी ओपन इंटरेस्ट कितना है इस पोजीशन में। तो हमें हर एक स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से OI मिलती है। मान लीजिए किसी ने 35,000 का शॉर्ट किया, किसी ने 34,000 का शॉर्ट किया, तो जिन्होंने 35,000 का शॉर्ट किया वो डेटा हमें यहाँ देखने मिलेगा, और जिन्होंने 34,000 के स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम को शॉर्ट किया है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से डेटा अरेंज होता है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि 35,000 पर जो कॉल राइटर हैं वो यहाँ पर 100 कॉल राइटर बैठे हुए हैं, जिसमें से मान लीजिए 10 कॉल राइटर का आज एडिशन हुआ है, यानी 10 पोजीशंस आज बनी है और अब टोटल पोजीशन 100 हो चुकी है। यानी कल 90 पोजीशन थी, आज 10 और बनी और टोटल पोजीशन 100 हो चुकी है। तो वहीं जो पुट राइटिंग में यहाँ पर बैठे हुए हैं मान लीजिए 200 लोग, और जो यहाँ पर आज पोजीशंस ऐड हुई हैं 20। तो ऐसा कुछ हमें डेटा टेबल पर देखने मिलेगा। तो अब इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम अपने काम की चीज़ कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये 35,000 का लेवल है, 35,000 का ये लेवल है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर जाने लगेगा तो जो ये 35,000 के कॉल का प्रीमियम है वो इतना इंक्रीज हो जाएगा कि जो सेलर है उनको लॉस होने लगेगा। यानी जिन्होंने 35,000 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल को सेल किया है, अगर उनके प्राइस, उसकी स्ट्राइक प्राइस से मार्केट ऊपर जाता है तो उनको लॉस होगा। और सेम चीज़ यहाँ पुट राइटर के लिए भी है कि अगर मार्केट 34,000 के नीचे जाता है तो इसको लॉस होना शुरू हो जाएगा। यानी इसने 35,000 पे अपनी पोजीशन बनाई है तो इसको लग रहा है कि मार्केट 35,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। यानी कॉल राइटर्स के जो भी पोजीशंस होते हैं वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो मान लीजिए दोबारा अगर 35,000 के पास आएगा तो ये दोबारा सेल करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट 35,000 के ऊपर ना जाए और उन्हें लॉस ना बुक करना पड़े। इसी तरीके से जो पुट राइटर की पोजीशन होती है वो एक सपोर्ट की तरह काम करती है। तो मार्केट अगर नीचे आएगा तो फिर यहाँ पर जो पुट होगा उसका प्रीमियम बढ़ने लगेगा और उनको लॉस हो जाएगा, इसीलिए वो इस 34,000 को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर अगर इसी टेबल को हम देखें तो इससे हमें पता चल गया कि 35,000 एक रेजिस्टेंस है और 34,000 एक सपोर्ट है। यानी हमारे पास कुछ ऐसी रेंज बनकर आ रही है, अगर इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो ये कॉल वाले फटाफट अपना पोजीशन क्लोज करने लगेंगे। यानी वो कॉल से अपने पोजीशन को कट करेंगे, स्टॉप लॉस बुक करेंगे या कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करेंगे, उनके ऊपर है। और
इसी चीज़ को, जब पोजीशन को बुक किया जाता है, उसे हम अनवाइंडिंग बोलते हैं, अनवाइंडिंग। अगर कॉल को लोग बुक करते हैं तो उसे लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं, पुट को बुक करते हैं तो पुट अनवाइंडिंग बोलते हैं। देखिए, इस सब को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कोई एक डिटेल्ड वीडियो देखनी है इस पर, तो वो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मतलब कभी और वीडियो बना दूंगा, या आप किसी और की वीडियोस देख ले जिन्होंने इसको डिटेल में डिस्कस किया। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आखिर हमें OI चेन और प्राइस एक्शन में क्या चीज़ का डिफरेंस है। मैं वो वाला पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि आपको आखिर प्रैक्टिकली इसको यूज़ करना है, यूज़ कैसे करना है इन सभी डेटा को। तो ये तो मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ जाएगा। मैं ब्रीफली ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको OI डेटा देखना हो तो सेम इसी तरह से आप यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर NSE की वेबसाइट है ये, यहाँ पर आपको OI डेटा मिल रहा है इस पूरे कॉलम में, और यहाँ पर चेंज इन OI मिल रहा है, यहाँ आपको स्ट्राइक प्राइस मिल जा रही है। ये निफ्टी का डेटा है, और सेम इसी तरीके से, तो जैसा मैंने आपको समझा आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बहुत जल्दी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर सकते देता हूँ। देखिए, कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, हम नेक्स्ट चीज़ में PCR को डिस्कस कर लेता हूँ। PCR को हम कहते हैं पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो यानी जो पुट के ओपन पोजीशंस हैं डिवाइडेड बाय कॉल के ओपन पोजीशंस हैं, इसके रेशियो को हम PCR कहते हैं। अब PCR से हमें पता चल जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, कॉल में कितने ओपन पोजीशन थे 100, और पुट में कितने ओपन पोजीशन से 200। तो अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें तो पुट में 200 ओपन पोजीशंस थे और इसमें 100 थे, यानी इसको हम डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 2 आता है। 2 आता है, यानी पुट में लोग ज़्यादा बैठे हैं, पुट को लोगों ने ज़्यादा शॉर्ट किया, यानी ज़्यादा लोगों को ये लग रहा है कि पुट का प्रीमियम डिक्रीज़ होगा। और पुट का प्रीमियम कब डिक्रीज़ होगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा। यानी अगर PCR की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा रहे, PCR की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा रहती है तो इसका मतलब है मार्केट बुलिश रहने वाला है। बुलिश यानी ऊपर जाने वाला, ऐसा ज़्यादा लोगों को लग रहा है। और वहीं अगर PCR की वैल्यू 1 से कम हो जाती है तो मार्केट बियरिश रहने वाला है, लोगों को लग रहा है कि अब मार्केट नीचे जाएगा। इतना बस आपको ध्यान रखना है। PCR, और PCR आप कहाँ से देखोगे? PCR देखने के लिए यहाँ पर आप नीचे आ जाओगे, यहाँ आपको टोटल दिख रहा है ना 17,73,000, तो इतने टोटल कॉल में ओपन पोजीशन है, और 11,85,000 टोटल पुट में ओपन पोजीशन है। तो आप इन दोनों को डिवाइड करना, और जो PCR की वैल्यू आएगी उस हिसाब से आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। अगर थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो इसको तो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए मैं आता हूँ मेन पॉइंट में कि आखिर चार्ट और हमें OI में किसको फॉलो करना है, चार्ट वर्सेस OI वाले। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आपने वो मतलब सभी को पता होगा मुर्गी और अंडे वाली कहानी, कि पहले मुर्गी आई है, अंडा आया है, किसी को भी नहीं पता है। तो उसी तरीके से जो इन दोनों का यूज़ और डिपेंडेंसी है वो भी समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब ये दोनों उसी तरीके से डिपेंडेंट है जैसे मुर्गी और अंडे वाली कहानी होती है। कैसे? देखिए, अब इसमें मैं आपको पहले बताता हूँ कितने तरह के ट्रेडर्स होते हैं। तो मैं मान ले रहा हूँ एक जो बड़ा ट्रेडर है उसको हम बिग लिखते हैं, और एक जो छोटा ट्रेडर है, मतलब हमारे जैसे जो रिटेलर्स हैं उनको मैं लिखता हूँ। तो मार्केट में होता क्या, इस कहानी को समझने की कोशिश करेगा जो मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ। जो एक बड़ा ट्रेडर होता है वो प्राइस को देखता है, प्राइस यानी चार्ट को देखता है। मान लीजिए वो FII हो, DII हो, उनके एल्गोस जो भी हैं वो प्राइस पे काम करते हैं, केवल और केवल प्राइस पे। तो वो प्राइस या चार्ट को देखेंगे, और चार्ट को देख के वो अपनी पोजीशन बनाना शुरू करेंगे, जो बड़े प्लेयर्स हैं। तो पहले क्या हुआ, देखिए ये था चार्ट, चार्ट को बड़े प्लेयर ने देखा और उसने फिर अपना पोजीशन बनाया, और उसने अपना एक पोजीशन बना लिया। तो एक हमें ये चेंज समझ में आ गया कि चार्ट को बड़े प्लेयर ने देखा, फिर बड़े प्लेयर ने चार्ट को देख के अपना पोजीशन बनाया। अब जो पोजीशन वो किस तरीके से बनाएगा, मान लीजिए अगर उसको चार्ट पे, पहले मैं आपको चार्ट का भी एक एग्जांपल समझाता हूँ। हम यहाँ पर आ जाते हैं, जो मैं अभी यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ। मान लीजिए ये 35,000 है और ये 34,000 है। तो मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, मार्केट यहाँ से एक शार्प डाउनफॉल कर दिया। 2-3 दिन का चार्ट है कुल मिला के। मार्केट फिर यहाँ कहीं ओपन होता, मार्केट फिर यहाँ गया, और यहाँ पर मार्केट ने एक बियरिश कैंडल बना दी है, और एक मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट, और यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बन चुकी है। तो जो बड़ा प्लेयर है वो इस चार्ट को देख रहा है, उसको पता है कि 35,000 पे एक रेजिस्टेंस है और मार्केट दोबारा वहाँ से नीचे आ रहा है। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर 35,000 की जो कॉल थी वो शॉर्ट करनी शुरू कर दी। तो 35,000 की कॉल मान लीजिए उसने 100 लॉट शॉर्ट कर दिए। यहाँ पर बड़े प्लेयर ने चार्ट को देखकर माइनस यहाँ पर 100 लॉट कॉल के शॉर्ट कर दिए यहाँ पर। तो जब उसने कॉल को शॉर्ट की तो जो हमारा ओपन इंटरेस्ट वाला टेबल था, यानी जो हम इसको खोल के बैठे थे, यहाँ पर हमें जो 35,000 की, जैसे देखिए ये हमारे 35,000 पर यहाँ पर हमें 100 क्वांटिटी दिखने लगी। 100 क्वांटिटी क्यों देखी? क्योंकि बड़े प्लेयर ने चार्ट को देखकर 100 क्वांटिटी जो कॉल की थी वो शॉर्ट कर दी। यानी पहले बड़े प्लेयर ने चार्ट को देखा, फिर उसने पोजीशन बनाया, और अब जो यही पोजीशन है यही हमें ओपन इंटरेस्ट का जो चार्ट है उसमें दिख रहा है।
जो OI डेटा हम जिसे कहते हैं, अब हमारे पास OI डेटा सामने आ गया, इसके पोजीशन के कारण OI डेटा सामने आया। और अब हमारे जैसे छोटे ट्रेडर्स आते हैं, अब छोटे ट्रेडर्स क्या करते हैं, छोटे ट्रेडर्स इस OI डेटा को देखते हैं और तब जाके उन्हें लगता है कि क्योंकि 35,000 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं तो 35,000 एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो इस OI डेटा को देख के अब जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनका गेम शुरू होता है और वो अपने हिसाब से पोजीशन को बनाना शुरू करते हैं। तो यानी OI डेटा में रिटेल ट्रेडर है वो जो सबसे लास्ट में आता है चेन में, और सबसे फर्स्ट कौन आता है, सबसे फर्स्ट आता है चार्ट। तो अब मेरे हिसाब से यही एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी है कि चार्ट और OI डेटा में कितना बड़ा डिफरेंस है। मतलब चार्ट ही तो है जिस कारण ये पोजीशंस बनी, जो इनिशियल पोजीशंस बनती हैं मार्केट में वो बड़े प्लेयर्स ही बनाते हैं, वो रिटेल ट्रेडर्स नहीं बनाते। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने चार्ट को देखा, उन्होंने प्राइस एक्शन को देखा। तो प्राइस एक्शन और OI का ये एक एनालिसिस है। तो इस हिसाब से हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि अगर हम चार्ट को समझ लें तो हमेशा हम जो OI समझने वाले ट्रेडर्स हैं उनसे आगे रहेंगे। कई सिचुएशन में OI हेल्प कर देती है, वो मैं आपको लास्ट पॉइंट में बताऊंगा, पर मैं यहाँ आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा हूँ मैं, और आपको और एक एग्जांपल समझाता हूँ। इसी से हम समझेंगे कि ये 35,000 का रेजिस्टेंस यहाँ पर था। तो अब देखिए, एक रिटेल ट्रेडर बता रहा हूँ, मतलब जैसे कुछ रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जो OI को नहीं फॉलो करते, वो केवल चार्ट एनालिसिस पे बिलीव करते हैं। तो वो क्या देखेंगे, जब यहाँ पर बेयरिश कैंडल बना तो उनको चार्ट एनालिसिस की समझ है, तो उनको भी पता चलेगा कि कल मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा डाउनफॉल कर दिया था, तो और यहाँ पर बेयरिशनेस शो कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ से एक बहुत अच्छा डाउनफॉल आ जाए। तो हो सकता है कि जो उन्होंने भी एक कैंडल देखी होगी और उसके बाद हो सकता है उन्होंने भी यहाँ कहीं एंट्री ले लिया होगा। मान लीजिए कैंडल 12 बजे की है, 11:55 की कैंडल है, 12 बजे पे 12 बजे कैंडल क्लोज हो गई। तो मान लीजिए 12 बजे क्लोज हो गई, तो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो तो लगभग 11:50 12 इसके खिलाफ एक्यूमुलेशन शुरू कर देंगे, मतलब इस जोन में, और वो उनकी पोजीशन बन चुकी होगी अब तक। और मान लीजिए 12:01 या 12:02 पे वो रिटेल ट्रेडर अपना पोजीशन बनाएगा जो चार्ट को देखता है, क्योंकि उसे यहाँ बेयरिशनेस दिख रहा है, वो अपना पोजीशन बना लिया। और फिर क्योंकि जो हम ये चार्ट देखते हैं इसका डेटा अपडेट होने में 3-4 मिनट लग ही जाता है, तो मान लीजिए 12:05 या 12:06 तक ये डेटा अपडेट होता है। और 12:06 के बाद फिर आप ओपन इंटरेस्ट डेटा को एनालाइज करना शुरू करेंगे। एनालाइज करने में आपको 1-2 मिनट लग जाएगा, तब तक 12:08 हो जाएगा, और मान लीजिए ट्रेड लेते लेते आपका 12:10 हो गया। यानी आप सोच रहे हैं आप टोटल 10 मिनट लेट हो चुके हैं, OI डेटा एनालाइज करने के चक्कर में आप टोटल 10 मिनट लेट हो चुके हैं। और उसके बाद आप लगभग यहाँ कहीं पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि मार्केट तो नीचे आ चुका होगा तब तक, तभी तो आपको OI डेटा में चेंज दिख रहा है और यहाँ से कॉल राइटिंग हो रही है। तो मार्केट नीचे आ गया, अब आपका जो स्टॉप लॉस हो सकता है पॉसिबल वो इतना बड़ा हो सकता है। इतने देर में तो बहुत सारे लोग एग्जिट करना शुरू कर देंगे, तो इसके बाद मोमेंटम भी हो सकता है थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, या फिर मार्केट को नीचे जाना हो तो वो जाएगा ही, पर आपका यहाँ पर SL बड़ा हो जाएगा और आप इसमें लेट हो जाएंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज है OI एनालिसिस करने का। और अगर आप चार्ट को बिलीव करते हैं, चार्ट पर बिलीव रखते हैं, तो चार्ट आपको खुद जो OI में चेंज होने वाला है वो आपको चार्ट पहले ही बता देगा। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि आज मार्केट में बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आ गई, तो वो शॉर्ट कवरिंग को समझने के लिए हमें OI डेटा को जानना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया है तो जो चार्ट को देखते हैं वो इस रेजिस्टेंस को देख के तो सेल करेंगे, और मान लीजिए मार्केट नीचे आया, फिर अगले दिन मार्केट यहाँ गया, मार्केट फिर थोड़ा नीचे आ गया और ज़्यादा सेलर्स आ गए, और मार्केट यहाँ ज़्यादा नीचे नहीं गया, मार्केट फिर इसको ब्रेक करता है। तो जैसे ही ब्रेक करेगा तो इतने यहाँ पर जो सारे सेलर्स थे वो तो निकलना शुरू कर देंगे ना। वो तो हमें क्लियरली चार्ट में ही दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसका ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पर जो सारे सेलर्स थे वो अब अपनी पोजीशन को बुक करेंगे जो वेट कर रहे थे बड़े टारगेट के लिए। तो इसी को OI डेटा में आप अनवाइंडिंग बोल दोगे कि उनका कॉल शॉर्ट हो रहा है, या फिर आप बोल देंगे ये शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई, ये सारी चीज़ें। बल्कि आपको मतलब आपको अगर बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स यूज़ करना है तो आप OI की वीडियो जाके देखिए, वहाँ पर आप OI एनालिसिस सीखिए और आप उस टर्म से बात कर पाएंगे। पर अगर आप सिंपल चार्ट को भी समझते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो भी आपको ये सारी जो सारा जानकारी आपको एक ये वाला टेबल सारा जानकारी देने वाला, वो आपको चार्ट खुद पहले से तैयार करके देता है। तो इसलिए चार्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी के पास चार्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो सोच रहा है कि OI डेटा के बिलीव में ही वो सारा काम कर लेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर जिसको चार्ट की एनालिसिस है, जिसको चार्ट के बारे में एनालाइज करना आता है, प्राइस एक्शन को समझता है, वो OI डेटा को और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है। मैं OI डेटा को यूज़ करने बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, अगर आप यूज़ करते तो आप करते रहिए। जो चीज़ मैंने पहले ही बताया ना, गलत सही कुछ भी नहीं होता, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आपके लिए OI डेटा काम करता है तो आप यूज़ करिए, और अगर आप अभी आपने कुछ नहीं किया तो आप कुछ दिन OI डेटा भी यूज़ करके ट्राई कर लीजिए, कुछ दिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो भी यूज़ करके ट्राई कर लीजिए, फिर जो आपके लिए काम करे आप वही करिए।
तो फिर यहाँ पर मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि प्राइस सुप्रीम है, जो प्राइस है उसी से सब कुछ होता है। अगर आप प्राइस एक्शन को, प्राइस एनालिसिस को समझ लेंगे तो आपको किसी भी ओआई डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जो अगर ये नहीं समझ में आया तो इस वीडियो का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा, तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अगर अभी कोई भी कन्फ्यूजन है। चलिए अब मैं आपको एक बेस्ट तरीका क्या बताता हूँ। बेस्ट तरीका ये बताता हूँ कि आपका नंबर वन, आपको प्रायोरिटी अपना डिफाइन करना है कि मैं क्या क्या प्रायोरिटी रखूंगा। कि अगर मुझे दो डेटा वो लग रहे हैं, काउंटर इंट्यूटिव लग रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लग रहे हैं, तो मैं किसके साथ जाऊंगा। तो आपको प्रायोरिटी में नंबर वन पे अपना प्राइस रखना है। मैं प्राइस और चार्ट को देखूंगा नंबर वन प्रायोरिटी से। मतलब अगर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है प्राइस चार्ट और ओआई डेटा में, तो मैं प्राइस को फॉलो करूंगा, उसके हिसाब से मैं अपने ट्रेड डिसीजंस को लूंगा। और नंबर टू प्रायोरिटी जो होगी वो आपका ओआई डेटा होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और ओआई डेटा के बारे में मुझे पता है मैंने सारे टॉपिक को डिटेल में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इस वीडियो का मकसद कुछ और था। ओआई डेटा के बारे में तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, पर मैं आपको समझाने वाला हूँ एक, मतलब समझाना चाहता हूँ कि एक प्रैक्टिकल तरीका आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जो सबसे ज़्यादा माना जाता है, पीसीआर का एग्जाम्पल, पुट कॉल रेशियो का। तो पुट कॉल रेशियो में जैसा मैंने बताया कि अगर पुट की तरफ ज़्यादा है तो हमें ऐसा हो सकता है कि अपसाइड रैली देखने को मिले। तो इससे हमें ये सोच लेना है कि बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो सोच रहे हैं मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो आप प्राइस एक्शन को अब एनालाइज करना चाहिए। मतलब मार्केट में आप ये मान लो कि वो सोच रहे हैं कि मार्केट को ऊपर जाना, वो सही है या गलत है उस पर मत सोचे, हो सकता है वो सारे के सारे गलत हो। फिर आपको अब अपने चार्ट को एनालाइज करने बैठना है कि क्या उनका जो व्यू है, क्या उनका डायरेक्शन सही है, क्या आपको भी लग रहा है कि मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो बुलिश है या फिर बियरिश है। तो उस हिसाब से यानी आप ओआई डेटा को एक एज अ टूल यूज़ करिए, एक एज ए कंफर्मेशन, एज अ ट्रेड डिसीजन यूज़ मत करिए इसको। बस एक ऐसा टूल, एक ऐसा रिसोर्स यूज़ करिए कि जो आपको बताएगा कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। अब दूसरे लोग के सोच को आप मार्केट का जो ये प्राइस एक्शन है, चार्ट खोल के उसमें टेस्ट करना शुरू करिए। क्या मार्केट ऊपर जाना चाहिए, क्या आपको लग रहा है कि मार्केट हायर हाइज बना रहा है या फिर मार्केट कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो आपको उस हिसाब से प्राइस को एनालाइज करना और देखना है क्या ओआई डेटा के साथ मैच कर रहा है, तो ही आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। और अगर ओआई डेटा के साथ मैच कर रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप अपने प्राइस के हिसाब से ट्रेड लीजिए। और मैं अब एक छोटा सा पॉइंट ऑप्शन बायर के लिए भी डिस्कस करूंगा। देखिए ऑप्शन बायर के लिए तो मेरे हिसाब से ओआई डेटा बहुत ही ज़्यादा यूजलेस हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आप स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा कितना पॉइंट का लगाओगे, बैंक निफ्टी का 70 से 100 पॉइंट का, जो मोमेंटम ट्रेडर है। देखिए अगर आप होल्ड करते हैं ऑप्शन बाइंग में भी, अपने ऑप्शन को होल्ड करके रखते हैं, तो आपके लिए ओआई डेटा बहुत यूज़फुल है। या फिर आप सेल करते हैं तो भी आपके लिए ओआई डेटा यूज़फुल है। पर अगर आप एक मोमेंटम ट्रेडर हैं, मतलब आपको मोमेंटम चाहिए, चाहे वो 100 पॉइंट का हो, 150 पॉइंट का हो, 200 300 पॉइंट का हो, और आपका स्टॉप लॉस अक्सर 70 से 100 पॉइंट के बीच में रहता है, तो इतने छोटे स्टॉप लॉस में आप ओआई डेटा को देख के कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो। ओआई में जो स्ट्राइक प्राइस होती है वही 100 के डिफरेंस में होती है। तो इसीलिए हमें इस बात को ध्यान रखना है कि इस चीज़ को ऑप्शन बायर कम ही यूज़ करे तो ज़्यादा सही रहेगा। जो मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, जो होल्ड करते हैं, वो अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि 70 से 100 पॉइंट तो मार्केट ऐसे ही वोलेटाइल हो जाता है। तो अगर आप ये सोच के रखेंगे 35,000 में बहुत ज़्यादा पुट राइटर है और 35,000 क्रॉस नहीं करेगा मार्केट ऊपर की तरफ, तो और मैं 35,000 का रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। मार्केट 35,020 भी जाएगा, 35,040 भी जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, और फिर बाद में लगेगा आपको एक क्रॉस तो किया नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ गया, पर आपका एसएल तो चले जाएगा इतने में। तो इसलिए ऑप्शन बायर इसको कम ही यूज़ करें, वो सही रहेगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। देखिए जो बैंक निफ्टी होता है उसमें हर 100 के स्ट्राइक प्राइस पे बहुत सारे सेलर्स बैठे रहते हैं, हर 100 के स्ट्राइक प्राइस में। मतलब हाँ देखिए 34,300, 34,400, तो हर 100 पॉइंट के पर सेलर बैठे रहते हैं। और वहीं जो निफ्टी होता है, निफ्टी पे हर 50-50 पॉइंट पे बैठे रहते हैं, पर 50 में मतलब जो 50 वाला होता है उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो निफ्टी मान लीजिए 100 पॉइंट पर सेलर्स बैठे हुए हैं। तो मान लीजिए मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 34,220 पे, 34,220 पे ट्रेड कर रहा है, और अब मार्केट 34,300 को क्रॉस करने वाला है। तो जब 34,300 को क्रॉस करेगा तो मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, क्योंकि ये सेलर्स चाहेंगे, जो 34,300 का जिन्होंने कॉल को सेल किया वो चाहेंगे इसको डिफेंड करना, तो हो सकता है एक्स्ट्रा क्वांटिटी सेलिंग स्टार्ट कर दे, तो मार्केट थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। बस इतना है, मार्केट यहाँ रुकेगा नहीं, मार्केट ऐसा नहीं होगा कि घूम जाएगा या पूरा रुक जाएगा, बस मार्केट हल्का रेजिस्टेंस फेस करेगा, और अगर ये फेल हो जाते हैं, जो कि अक्सर हो जाते हैं, तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर लेगा। तो इसको टारगेट प्लानिंग में आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप 34,220 पे बाइक है और आपको लग रहा है 34,300 के ऊपर मार्केट एक स्पाइक मार के आ गया, तो कुछ क्वांटिटी अपनी निकाल लीजिए। बाकी अगर आपको व्यू ज़्यादा ऊपर का मार्केट में मोमेंटम आएगा तो बैठे रही। तो फिर यहाँ पर ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है एक प्राइस एक्शन के बारे में आपको जानना चाहिए।
देखिए मैं ओपन इंटरेस्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट, अगर आप इसमें देखने लगेंगे ना, आपको एक एक घंटे की वीडियो मिलेंगे जो आपको एकदम डिटेल में समझाएंगे कि इसको कैसे एनालिसिस करना है। पर मुझे जो लगता है अपने एक्सपीरियंस से कि जो अगर आप प्राइस को समझ जाएंगे तो किसी भी ओआई डेटा से पहले आपको प्राइस ही इंडिकेशन दे देगा कि ओआई में क्या चेंज होने वाला है, क्योंकि ओपन पोजीशंस भी तो उसी हिसाब से बनती है ना, प्राइस एक्शन को देख के ही, जैसा मैंने आपको चार्ट में समझाया था। तो आई होप ये चारों पांचों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, अगर कोई भी डाउट हो मैं वहाँ पर भी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।